कैदी नंबर 650, वो औरत जो पिछले 20 सालों से अमेरिकन एजेंसीज और कोर्ट्स में अपने लिए जंग लड़ रही है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, उनकी कहानी भी पता होगी, उनके बारे में पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मसला ये कि आप नहीं जानते जो कुछ आपने सुना या पढ़ा वो सच है या झूठ। डॉक्टर आफिया का केस एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें बहुत से सवाल हैं, बहुत से पहलू और बहुत से ट्विस्ट हैं। उनके बारे में बहुत सी अफवाहें बताई जाती हैं, कोई चैनल कुछ कहता है तो कोई वेबसाइट पर कुछ लिखा होता है। समझ नहीं आता कि किसकी बात पे यकीन करें और किस बात पे यकीन ना करें। और जब किसी एक मैटर को लेकर मीडिया इतनी अनसर्टेनिटी फैला दे कि लोग कंफ्यूजन में ही रहें कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, तो इसका एक ही मतलब है कि इस कंफ्यूजन के पर्दे में कोई बड़ी गेम चल रही है। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है बॉस, वरना इतना प्रोपेगेंडा तो कोई बस अवाम को कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं करेगा। इससे पहले कि आपके सामने फैक्ट्स रखे जाएं और आपको कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में उलझाया जाए, पहले जान लेते हैं कि आफिया सिद्दीकी है कौन। आफिया 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई और अपनी जिंदगी के अर्ली ईयर्स कराची में गुजारने के बाद वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चली गई। वहां उसने बहुत से अवार्ड्स और स्कॉलरशिप हासिल किए, जिनमें कैरल एल विल्सन अवार्ड और सिटी डे फेलोशिप थ्रू MTS प्रोग्राम शामिल है। बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में डिग्री कंप्लीट करने और कंजर्वेटिव न्यूरो साइंसेज में स्टडी करने के बावजूद आज ये हाईली एजुकेटेड औरत जिस हाल में है, उसे देखकर यकीन आ जाता है कि किस्मत की चाबी ना इल्म के हाथ में है, ना हुस्न के पास है और ना दौलत के पास। कई लोग बहुत हसीन, बहुत ज़हीन और बहुत अमीर होने के बावजूद बहुत बुरी किस्मत के निकलते हैं, और इसी बदकिस्मती ने डॉक्टर आफिया की शादी अमजद खान से करवा दी। 1995 में होने वाली ये शादी 3 बच्चों के बाद 2002 में खत्म हो गई। जब डाइवोर्स हुई उसके बाद हमने एक एग्रीमेंट किया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, जिसमें इन बातों पे समझौता हुआ कि कस्टडी जब तक के बच्चे माइनर हैं आफिया सिद्दीकी के पास रहेंगे और उनका मेंटेनेंस और उनका अखराजात जो है वो मैं भेजूंगा। विकिपीडिया के मुताबिक आफिया ने तलाक के कुछ मंथ्स बाद ही दूसरी शादी की अमार से, अमार अल बलोची, जो कि 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड का भतीजा था। लेकिन आफिया की वालदा और बहन के मुताबिक उन्होंने ये दूसरी शादी कभी की ही नहीं। इस सीधी सादी नॉर्मल लाइफ में ट्विस्ट इस वक्त आया जब तलाक के बाद 2002 में वो पाकिस्तान वापस आई, लेकिन कोई नौकरी ना मिलने की वजह से उन्हें अमेरिका वापस जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने बहुत सी जॉब्स पे अप्लाई किया और लेटर रिसीव करने के लिए एक लेटर बॉक्स मैरीलैंड में खुलवाया और वापस कराची आ गई। इसी ट्विस्ट के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने वो लेटर बॉक्स अलकायदा के लोगों की मदद के लिए रेंट पे लिया। इस खबर के बाद आफिया को टेररिस्ट समझा जाने लगा और इसकी तलाश शुरू हो गई। इधर कराची में जब आफिया को पता चला कि उस पर ऐसे इल्जामात हैं, तो उसने 30 मार्च 2003 को रावलपिंडी जाने के लिए टैक्सी में निकली और कभी वापस नहीं आई। उनको वहां से ही किडनैप कर लिया गया। और इस किडनैपिंग के बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस वक्त के लीडर जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद आफिया को अमेरिकन एजेंट्स के हवाले किया था। गवर्नमेंट के लिए एक शख्स अमेरिका को देकर बदले में अमेरिका से अच्छे रिलेशंस और हेल्प मिल जाए तो ये बुरा सौदा नहीं था, लेकिन आज यही सौदा पाकिस्तान को न जाने कितने फॉर्म्स पर रुस्वा कर रहा है। हर मुल्क की अवाम, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आज आफिया के साथ खड़ी है, लेकिन इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी, ये शायद आफिया और अमेरिका के अलावा कोई नहीं जानता। कहने वाले कहते हैं कि आफिया ने USA में रहने के दौरान एक ऐसी शॉपिंग की जिसकी वैल्यू तकरीबन $10,000 थी, और उस शॉपिंग में बॉम्ब्स बनाने की बुक्स, केमिकल्स और बॉडी आर्मर्स शामिल थे। इस शॉपिंग के बाद अथॉरिटीज ने उन पे नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इल्जाम बेबुनियाद है ताकि कहानी को ड्रामाई रंग दिया जाए, क्योंकि अगर आफिया टेररिस्ट भी होती तो वो भी इतनी बेवकूफ ना होती कि ऐसी शॉपिंग एक ही साथ करती जिससे अथॉरिटीज अलर्ट हो जाती। क्या सच में कानून ने इंसाफ किया? शटर आइलैंड नाम की फिल्म तो आप में से अक्सर लोगों ने देख रखी होगी, जिसमें आखिर तक पता नहीं चलता कि लियोनार्डो पागल है या बाहर से आया हुआ विजिटर। डॉक्टर आफिया केस भी इसी तरह उलझा देने वाला है, जिसमें अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि डॉक्टर आफिया को कैद में रखना इंसाफ है या उन्हें रिहा कर देना। दाऊद गजनवी की बेस्ट सेलर किताब आफिया अनहर्ड, अनकवरिंग द पर्सनल एंड लीगल मिस्ट्रीज अराउंड FBI मोस्ट वांटेड वुमेन, इस किताब में कोई न्यूट्रल एनालिसिस तो पेश नहीं किया गया, बल्कि कानूनी हवाले से तमाम पहलू, तमाम डॉक्यूमेंट्स और कानून के असूल सामने रख दिए गए हैं कि रीडर जो चाहे वो फैसला करे। इस किताब में बताया गया कि आफिया का केस खराब क्यों हुआ, कानून क्या कहता है, और अगर आफिया पर लगे इल्जाम सच हैं तो क्या 86 साल की सजा जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। और इस केस को दबाने के लिए अवाम में बहुत सी अफवाहें फैला दी गई हैं ताकि अवाम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3 ऐसी मिथ्स के बारे में जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अराउंड घूमती हैं। पहली मिथ और उसका जवाब। आफिया ने दूसरी शादी अलकायदा के रुकन से की थी और वो 2003 से 2008 तक अंडरग्राउंड रही, जबकि बकौल आफिया की माँ और उसकी बहन उन्होंने दूसरी शादी कभी की ही नहीं। इनकी तलाक 21 अक्टूबर 2002 में हुई और तलाक के 5 महीने 28 दिन
दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी शादी की अफवाह उनके साबका शौहर की जानिब से उड़ाई गई है, जिसमें कोई सदाकत तो नहीं है। मिथ नंबर 2 और उसका जवाब। सेकंड मिथ ये कि आफिया को अफगानिस्तान जाने के बाद 2008 में गजनी में अरेस्ट कर लिया गया, जबकि उस वक्त सारा मीडिया यही कहता था कि आफिया को 2003 में अरेस्ट किया गया और वो कभी अंडरग्राउंड नहीं रही। खुद आफिया के घर वाले यही कहते हैं कि उस दौरान इंटेलिजेंस ने उनको बिल्कुल महसूर कर दिया, मतलब उनको अकेला कर दिया था। 2003 में आफिया के अंकल ने ये बात इमरान खान से भी कही, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दोनों माँ बेटी ने उस वक्त के वजीर दाखिला फैसल सालेह हयात से आफिया और उनके बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त भी की थी। डॉक्टर आफिया की वालदा ने इंटरनेशनल मीडिया को ये भी बताया कि उन्हें लोगों की धमकियां मिलती हैं कि आफिया की गुमशुदगी का जिक्र किसी से भी ना करे। वक्त गुजरता गया और ये माँ बेटी हर सियासतदान के सामने अपील करती रही। 2008 तक किसी को नहीं पता था कि आफिया का घर कहाँ है कि इसी दौरान एक पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर मोज़म्बिक जो बगराम और ग्वांटानामो बे जेल में रह चुके थे, उनकी एक किताब एनिमी कॉम्बेटेंट सामने आई, जिसमें उन्होंने एक खातून कैदी का जिक्र किया जिसके बारे में बगराम जेल के वर्कर्स और जेलर को भी ज्यादा मालूमात नहीं थी। मोज़म्बिक ने कहा कि उन्होंने आफिया के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी है। ये रहा उनका एक ट्वीट। उसके बाद एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट युवान रिड्डी ने भी उस कैदी का जिक्र किया और उसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम जेल का नाम दिया। युवान रिडली एक जर्नलिस्ट है जो मुसलमान होगी, जो बरतानिया की, वो मुझे यहाँ मिलने आई और उसने मुझे कहा कि एक खातून की चीखों की आवाज़ आती है अफगानिस्तान में, एक जेल है बगराम में। उस जर्नलिस्ट ने कैदियों से इंटरव्यूज किए तो उन्हें पता चला कि एक आफिया नाम की कैदी भी वहां मौजूद है जो पिछले 5 साल से गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं और उनका कैदी नंबर 650-650 है। उस जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज पब्लिश होने के बाद सबको 2008 में पता चला कि आफिया सिद्दीकी कैद में है, जबकि डॉन न्यूज ने 2004 में ये कंफर्म कर दिया था कि आफिया सिद्दीकी को कैद कर लिया गया है। 2003 से 2008 तक की गुमशुदगियां। अमेरिकन कोर्ट्स में जब 2003 से 2008 के दौरान होने वाली इन पुरइसरार गुमशुदगियों का जिक्र हुआ तो कोर्ट ने इस बहस को वही रोक दिया और कहा कि ये अमेरिकन एजेंसीज की मालूमात है, कोर्ट को पहले उनसे कांटेक्ट करना होगा। अमेरिकन एजेंसी ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सीक्रेट प्रिजन्स बनाए हुए हैं जहां केस के बगैर लोगों को रखा जाता है। डॉक्टर आफिया भी एक सीक्रेट प्रिजन में थी, यानी वो लोग इनकी कैद को छुपाना चाह रहे थे। कोर्ट्स में भी जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सीक्रेट प्रिजन्स का नाम इस्तेमाल किया, कोर्ट्स ने इनके इन अल्फाजों को रिटन स्टेटमेंट में शामिल ही नहीं किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुजरिम थी तो इन पर बकायदा मुकदमा चलाकर इन्हें पूरी दुनिया के सामने गिरफ्तार करने के बजाय यूं छुपकर कैद क्यों करवाया गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मिथ नंबर 3 और उसका जवाब। एक और एतराज उठाया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती थी और उन्होंने अदालत में अपना केस भी खुद खराब किया, जबकि इसका दूसरा पहलू यह कि आफिया सिद्दीकी को राइट ऑफ काउंसलिंग यानी कि मशवरे का हक ही नहीं दिया गया और ना ही उनकी मर्जी के लॉयर्स अपॉइंट किए गए, इसलिए उन्होंने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि डॉक्टर आफिया के केस में जूरी के 2 मोजिज जजों को बिला वजह रिप्लेस कर दिया गया। कोर्ट के दौरान ही एक शख्स खड़ा हुआ और उसने 2 जजेस पर एतराज किया। जजेस ने उन दोनों जजेस को रिप्लेस कर दिया। बाद में अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आफिया ने यह भी बताया कि वो दोनों मेंबर्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में थे। 2 जजेस पर एतराज करने वाला वो इंसान कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया। अब बात करते हैं आफिया पर चलाए गए केसेस। आफिया पर चलाए गए 2 मुकदमा, जिनमें अजीज पराचा केस और लिब्रिया स्मगलिंग केस की फंडिंग का केस था, वो दोनों मुकदमात को सिरे से ही खत्म कर दिया गया क्योंकि कोर्ट में इन केसेस में कोई सबूत ही नहीं मिला। अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने टेररिज्म केसेस पर कोर्ट में साफ कह दिया कि आफिया पर इन केसेस के हवाले से वो कुछ नहीं जानते और इनका कोई लेना देना नहीं है। अब रह गया इल्जाम कि आफिया ने अमेरिकन फौजियों पर हमला किया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा इक़दाम कत्ल का मुकदमा कहा जा सकता है, जिसमें सजा सिर्फ 10 से 12 साल बनती है, ना कि 86 ईयर्स। इस केस के मुताबिक आफिया ने अमेरिकन फौजियों को उनकी गन से मारने की कोशिश की, जिस पर उनकी डिफेंस अटॉर्नी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिजाबेथ फिंक ने ये बयान दिया। They put a gun down by their foot and they don't realize when the gun is not there. Do you believe that? Do you believe that? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जितना कॉम्प्लेक्स है उतना नाकाबिले एतबार भी। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि असल फैक्ट सामने आ भी जाएं तो ये समझना मुश्किल है कि इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है। एक तबका कहता है कि चलो आफिया मुजरिम सही, लेकिन है तो कौम की बेटी, इसलिए पाकिस्तान को हर फोरम पर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जबकि दूसरा तबका ये कहता है कि वो यूएसए की नेशनैलिटी होल्डर है, इसलिए कौम की बेटी वाली जज्बाती बातें ना की जाए। एक तब्का कहता है कि आफिया पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उनके हकूक का
ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। जबकि दूसरा तबका कहता है कि वो आम कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं और उन पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, वरना जिस पर मुसलसल 20 साल जुल्म हो वो जिंदा कैसे रह सकता है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई जुर्म हुआ था तो वो अफगानिस्तान की जमीन पर हुआ था, तो आफिया यूएसए में कैद क्यों है। सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई जुर्म था तो वो बस प्लानिंग की हद तक था, कोई मर्डर नहीं हुआ, ना कोई ब्लास्ट हुआ, तो आखिर जुर्म है क्या। सवाल ये भी उठता है कि ह्यूमन राइट के अगेंस्ट किसी को बगैर केस के कैद रखना और राइट ऑफ काउंसलिंग ना देना कहाँ का इंसाफ है। हाल ही में होने वाली सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात से कौम को फिर एक उम्मीद नजर आई है कि शायद अब आफिया सिद्दीकी रिहा हो जाएं। उन्होंने आफिया से होने वाली गुफ्तगू और उसका पैगाम पाकिस्तानी लोगों तक पहुंचाकर अपील की है कि हर फोरम पर आफिया के लिए आवाज उठाई जाए, क्योंकि वो कसूरवार थी या नहीं थी, लेकिन 20 साल की सजा के बाद अब उसका हक है कि वो अपने मुल्क वापस आए, अपने लोगों और अपनी औलाद के दरमियान आकर आसान जिंदगी गुजार सके। इन 3 मिथ्स में से जिन पर हमने पहले बात की, आप इनमें से किस मिथ पे बिलीव करते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा होना चाहिए या नहीं। थैंक यू।